सुनते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड फिर भी सही है, बट कौन सा फंड आपके लिए सही है आपको देखना पड़ेगा। रेयर व्यू मिरर देख के आप गाड़ी चला पाएंगी क्या, इज द क्वेश्चन। पास्ट परफॉर्मेंस इतना ही हेल्पफुल रहता है। कैन यू हेल्प अस क्रिएट अ चेकलिस्ट टू सिलेक्ट द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स? 3-4 चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, जैसे ह्यूमन ब्रेन इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग कंपाउंडिंग। इतना जल्दी हम सिंपल कर लेते हैं बट कंपाउंडिंग जो है नहीं कर पाते हैं। 35 ईयर्स तक ऐसा लगता है कि इट्स सच अ लॉन्ग टाइम। अब 5 साल में तो एक का 2 युवा कितने ही हो जाएंगे। आउटकम पता चलता है आखिरी 5 साल में 64, या उसके बाद और 5 कर लोगे तो 128 होता है, सिर्फ 1 लाख मात्र का। तब आपके आंखें चमक जाती हैं कि भाई ये तो बहुत बड़ा चीज़ है जो हम मिस कर जा रहे हैं हमारे पोर्टफोलियो में। समबडी हु स्टार्टिंग आउट, तो कितने म्यूचुअल फंड्स में उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर बहुत सारे फंड्स, ये भी अच्छा लग रहा है वो भी अच्छा लग रहा है, क्या हम ऐड करते चले जाएंगे तो पोर्टफोलियो का जू बन जाता है। विच स्ट्रैटेजी वर्क्स द बेस्ट? आजकल वो स्टेप अप SIP है या फिर SIP विद लंप सम इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग डिप। टॉप अप स्टिप कर लो, चाहे आप SIP प्लस लम्प सम करो, दैट डज नॉट मैटर। अगर मैं देखूं कि अगर एक एक ओवर वैल्यूड मार्केट एनवायरनमेंट या फिर करेक्शन हो रही है, तो तब क्या उसके आने के सिग्नल पे एग्जिट कर देना चाहिए म्यूचुअल फंड से? There is a saying in the market systematically moves the money from the impatient to the patient. Welcome to the podcast series of I&D Money, and I am Nikita, your host for today. Today we have a very special guest, Mr. Anand, who is the Chief Business Officer at Tata Mutual Funds. तो Mr. Anand, हम लोग सुनते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, तो उसके बाद भी हमें इतनी रिसर्च करके बेस्ट म्यूचुअल फंड क्यों ढूंढना चाहिए? हम डायरेक्टली एक फ़िल्टर लगा के बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड ढूंढकर उसमें इन्वेस्ट क्यों नहीं कर सकते? इतनी सारी रिसर्च करने की क्या ज़रूरत है? इतनी सारी रिसर्च करने का एक ही रीज़न रहता है कि हम जो है पास्ट रिटर्न्स देख के हम चला नहीं सकते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो आपका पहला सवाल है जो कि म्यूचुअल फंड सही है, ऑफ कोर्स इट इज़ म्यूचुअल फंड सही होती है क्योंकि एट एन अम्ब्रेला व्हीकल लेवल म्यूचुअल फंड सही है, बट उसके अंदर बहुत तरीके के फ़ंड रहते हैं। कोई लिक्विड फंड रहता है, कोई ओवरनाइट फंड रहता है, कभी कोई डेट फंड रहता है, कभी कोई इक्विटी फंड रहता है, और हर एक के अपने अपने टाइम होराइजन, अपने अपने रिस्क एपिटाइट, अपने अपने रिटर्न रिस्क प्रोफाइल रहते हैं, जिसके हिसाब से इन्वेस्टर को अपना एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, रिस्क का एक्सपेक्टेशन हो, रिटर्न एक्सपेक्टेशन हो, उसके हिसाब से उनको वो परिणाम मिलता है। अगर आपका एक्सपेक्टेशन है कि आपको हाई रिटर्न चाहिए और अगर आप लिक्विड फंड में चले गए तो एंड आपका टाइम होराइजन भी ज़्यादा है, तो आपको ऑब्वियसली फिर लगेगा कि आपका पैसा उतना फास्ट ग्रो नहीं हो रहा जितने हिसाब से आपका एक्सपेक्टेशन है। तो म्यूचुअल फंड फिर भी सही है, बट कौन सा फंड आपके लिए सही है आपको देखना पड़ेगा। उसके लिए आपको रिसर्च करना ही पड़ेगा। रिसर्च करते समय आपको ये देखना, अगर मैं आपको एक कार दे दूं और मैं कहूं जो विंड स्क्रीन है उस पर अगर मैंने कर्टन लगा दिया और मैंने कहा आप गाड़ी आगे चलाइए, तो आप रेयर व्यू मिरर देख के आप गाड़ी चला पाएंगी क्या, इज़ द क्वेश्चन। पास्ट परफॉर्मेंस भी इतना ही हेल्पफुल रहता है कि क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट आज हो रहा है, आज का इन्वेस्टमेंट आगे जाके इसका परिणाम मिलेगा आपको। तो अच्छा रिटर्न किसी का आया है तो उन्होंने वो टाइम पे वो रिटर्न देखा नहीं है, उनको आज वो रिटर्न मिला है, बट उनका निवेश उसके काफ़ी पहले हुआ रहेगा। वो टाइम पे उनको भी विंड स्क्रीन में उनको भी पता नहीं था कि आगे क्या आ रहा है। सो हमें हमेशा देखना है कि व्हाट इज दी, मतलब पास्ट रिटर्न देख के हम इन्वेस्ट करेंगे तो फिर वो किसी और का रिटर्न है, इट इज़ नॉट समथिंग विच विल हेल्प यू आप निवेश करते समय। अंडरस्टूड। आई मीन ये कार वाला एग्जाम्पल काफ़ी रिलेटेबल था आई थिंक, एंड इससे हमारी ऑडियंस को भी काफ़ी समझ आएगा। जब मार्केट में अभी जैसे काफ़ी नए म्यूचुअल फंड्स आ रहे हैं जिससे इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हो सकते हैं, तो क्या एक नया म्यूचुअल फंड ओल्डर फंड्स के कंपैरिजन में बेटर हो सकता है? फॉर एग्जांपल कोई भी एक नया फंड आया तो हम उसको कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? कोई भी पुराने म्यूचुअल फंड, जैसे आपने बताया कि पास्ट परफॉर्मेंस पे तो खाली नहीं बता सकते हैं, तो एक नए फंड को कैसे वैल्यूएट करें मार्केट के अंदर? बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। फर्स्ट, फंड का अगर थीमेटिक फंड है या कौन सा ब्रॉड बेस्ड डिवर्सिफाइड फंड है, इन्वेस्टर जो हैं वो चीज़ को कितनी अच्छी से समझ पा रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लगे समझने में, बट सब लोग उसमें जा रहे हैं, या बहुत अट्रैक्टिव उनका कुछ प्रेजेंटेशन है जिसकी वजह से आप
इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर मेरा मानना है फिर अवॉइड करना बेटर है। आपको ये देखना है कि आप फंड समझ पा रहे हैं कि नहीं, जो बताया जा रहा है फंड समझ पा रहे हैं कि नहीं, फंड की रिस्क फैक्टर समझ पा रहे हैं कि नहीं, आपका जो फंड से एक्सपेक्टेशन, आपका जो अपने इन्वेस्टमेंट से एक्सपेक्टेशन है वो फंड से मेल खा रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। और मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई पॉपुलर टाइम में आ रहा है क्या, इज समथिंग विच यू शुड ऑल्सो लुक एट। अगर सब लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, ये भी थोड़ा सा इंडिकेशन है कि सब लोग अगर उसके बारे में बात कर रहे हैं और वही कैटेगरी वही वाले इसमें, ये मतलब ओल्ड वाइन एंड न्यू बॉटल जैसे कहते हैं, आप वैसे करके आ रहा है तो फिर आपको उस पे और ज़्यादा जांच परख करनी पड़ेगी कि ये मेरे लिए क्यों सूटेबल है, क्यों ना मैं एग्जिस्टिंग फंड में फिर क्यों ना मैं चले जाऊँ उधर पे। ये सारी आपको चीज़ें आपको इवैल्यूएट करनी पड़ेंगी। तब जाके आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगा कि आपको ये देखना है इसका यूनिकनेस क्या है, इसका टाइमिंग की वजह से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि नहीं, ये पॉपुलर है कि नहीं। बहुत ज़्यादा पॉपुलर है तो फिर आपको देखना चाहिए कि मैं करूँ या नहीं करूँ, यू शुड क्वेश्चन दैट। एंड इसके पास्ट रिटर्न्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं एंड सो ऑन, एंड आई थिंक यू हैव टू स्टार्ट आस्किंग दैट एम आई गेटिंग इनटू समथिंग व्हिच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। क्योंकि जैसे मार्केट्स में कहते हैं भाव भगवान है, वैसे ही अगर आप में कोई भी चीज़, प्राइस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपने अगर कई करेक्ट चीज़ पे अगर कोई स्टॉक को लिया तो देन यू कैन मेक मनी इफ यू बाई समथिंग गुड। बट इफ यू बाई समथिंग जस्ट पॉपुलर एंड सब लोग उसकी बातें कर रहे हैं एंड सो ऑन, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा फिर। Fine, and then everybody follows the trend. Everybody's like कि यार अच्छा स्मार्ट इसने ले बिहेवियर लिया। जिसको कहते हैं वो अवॉइड करना चाहिए। Understood. Can you help us create a checklist to select the best mutual funds कि किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कोई अपनी नीड्स और एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर पाए। 3-4 चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। जैसे फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंड में होता है कि फंड मैनेजर कौन, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, कितना साल का उनका एक्सपीरियंस है, कितने साल से वो फंड वो देख रहे हैं और उनके ये टेन्योर में वो फंड ने कैसा परफॉर्म किया। हो सके तो उनका स्टाइल कैसा है, अगर आप इतना अच्छा जांच परख कर सकते हैं तो उनका स्टाइल क्या है, वैल्यू स्टाइल है, ग्रोथ स्टाइल है, या कैसे स्टॉक्स लेते हैं एंड सो ऑन। अगर आपने सुना रहेगा या पढ़ा रहेगा उनके बारे में, तो ये पहली बात होती है। दूसरा, वो फंड आपके लिए कितना सूटेबल है, सूटेबिलिटी ऑफ द फंड बिकम्स इम्पॉर्टेंट। कि फंड तो अच्छा है बट मुझे सूट खा रहा है कि नहीं खा रहा है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेरे रिस्क एपिटाइट के हिसाब से। तीसरी बात ये है कि एक इन फंड की पोजीशनिंग क्या है, वो कैसे टाइप के स्टॉक्स लेती है, या उनका फ़िलासफ़ी स्टॉक्स चुनने का क्या फ़िलासफ़ी रहता है, वैल्यू लेते हैं, ग्रोथ लेते हैं, ग्रोथ एट रीज़नेबल प्राइस लेते हैं, ग्रोथ एट एनी प्राइस लेते हैं, कैसा है उनका, या क्वालिटी फोकस्ड है या डीप वैल्यू फोकस्ड है या कॉन्ट्रेरियन है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी फंड देने के टाइम पे कि हम कौन से टाइप के फंड्स में जा रहे हैं। तो ये चौथा, ये कोई सेक्टर स्पेसिफिक अगर फंड है तो फिर खास ध्यान रखना चाहिए कि वो सेक्टर कैसा कर रहा है, वो सेक्टर टेल विंडेड है कि हेड विंडेड है। मतलब उस टेल विंडेड, जैसे पतंग उड़ाने के टाइम पे हवा अगर पतंग के तरफ से जा रही हूँ जिसकी वजह से पतंग और अच्छा उड़ता है, उसे टेल विंड कहते हैं। और अगर सामने से आ रहा है या मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है फिर देन इट इज़ हेड विंडेड। वो टाइम पे आप वो सेक्टर चलेगा ही नहीं। तो आपको सेक्टर फंड या थीमेटिक फंड्स में ये चीज़ खास ध्यान देना है कि वो टेल विंडेड सेक्टर या थीम है कि हेड विंडेड सेक्टर या थीम। इससे भी जो है फंड के परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट आ सकता है। गॉट इट। तो ओवरऑल टू कंसाइज इट, तो हमें फंड मैनेजर कौन है, चूज द राइट फंड मैनेजर, फंड सूटेबिलिटी क्या है, फंड की पोजिशनिंग क्या है, एंड देन लास्ट में सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स, आप कौन से सेक्टर में चूज कर रहे हो, राइट। दीज वुड बी द 4 चेक पॉइंट्स। गॉट इट। म्यूचुअल फंड्स है तो SIP भी है साथ में। तो फिर SIP करते समय एक इन्वेस्टर को अपने फाइनेंशियल गोल्स और उसके रिस्क एपिटाइट के बेसिस पर कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक 25 ईयर ओल्ड है, उसकी 50,000 सैलरी है,
तो उसको कितना अमाउंट SIP में इन्वेस्ट करना चाहिए? हम यूजुअली क्या करते हैं, देयर इज अर्निंग, देयर इज स्पेंडिंग, वट एवर इज लेफ्ट वी सेव, एंड देर आर सम पीपल हु विल बी अर्निंग, सेविंग फर्स्ट, उनका सेविंग का पहले चला जाएगा, उसके बाद जो बचा हुआ वो खर्चते हैं. So Right. earn, save, spend, second one. Third will be those who borrow, earn and repay. There is no saving. So you really want to be in the second category, which is earn, have a saving target and then Yeah. spend. और अगर आप बोल रहे हैं कि एक बहुत यंग पर्सन है, तो उनको ये देखना है कि कंपाउंडिंग का पूरा जो कंपाउंडिंग समझ जाते हैं, तो उनको ये चीज़ तो पकड़ के रखना चाहिए कि 25 साल अगर उनकी उम्र है, आयु है, तो फिर उन्हें देखना चाहिए कि मेरे सामने एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एक्टिव वर्क लाइफ पड़ा हुआ है. अगर आपका पैसा जस्ट लेट मी आस्क यू, अगर आपने लाख रुपया डाला, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाख रुपया आपने लमसम डाला, और 35 ईयर्स एंड हर 5 साल में आपके पैसे डबल होते हैं, सपोज, then what is the amount you think that 1 lakh will be worth? तब मतलब अगर मैं लमसम एक डालती हूँ, फॉर एक ही बार में मैंने डाल दिया, सो लमसम डाल दिया, और 35 ईयर्स तक वो डले रहते हैं, और एवरी 5 ईयर्स वो पैसा डबल हो रहा है. आई मीन द अमाउंट विल बी मच, बट ड्यू टू इन्फ्लेशन एवरी Yeah. ईयर. Call out any number according to you. What should be the number? मेरी मैथ थोड़ी In- weak है. No, that's okay. Give me any number. It's okay. In double 35 years. But let's say close to like 80-90 lakhs. Yeah, the answer is 1.28 crores. Wow. Let's do Okay. the math. Little low, close. No, it's not about. No, you're not the only one. हम लोग सब ऐसे ही हैं. Because the human brain is not capable of doing compounding. और इतना जल्दी हम सिंपल कर लेते हैं, बट कंपाउंडिंग जो है नहीं कर पाते हैं. I'll give you a simple hack. Any number divided 72 divided by any number will give you the number of years for the money to double. या तो आपको years मिल जाता है या ये मिलता है. अगर Correct. मैंने बोला कि आप 35 साल आपके पास है, अगर हर 5 साल में डबल हो रहा है, मतलब 72 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, लगभग 15% का कंपाउंडिंग हो रहा है. हो रहा है. ठीक है, 15% कंपाउंडिंग. विल लीव दिस 15% फॉर अ मिनट. 35 ईयर्स में कितने डबलर्स होते हैं? 7 डबलर होंगे. 35 बाई 5, Right. 7 डबलर्स. 1 का 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Right. You got it? I'm just saying, and nobody gets it right, no matter how many times they've asked, because compounding is very difficult for the human brain to understand. But इसमें क्या हुआ है? मैजिक इज नॉट दैट, मतलब ये, और ये सिर्फ 15% रिटर्न में ये बन जाता है. सिर्फ नहीं, 15% इज अ लॉट टू गेट, बट 15% इज नॉट इम्पॉर्टेंट. 35 साल इज इम्पॉर्टेंट. Correct. आप समझ रहे हैं? आखिरी वाला 5 साल में 30 से लेके 35 के अंदर 64 का 128 होता है, बट पहला वाला 5 साल में 1 का 2 होता है. एक का दो होता है. How much do you get? You get only 1 lakh extra. The last Right. 5 years, you get how much extra? 64 lakhs. That's the magic. It's only 5 years, the same 5 years, but last 5 gives you that. If you extend it by another 5 years, you get how much? You'll get 1.28 crores. 256 हो जाता है आपका नंबर. तो ये कंपाउंडिंग समझना जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड जो 25 साल में जो है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो कितना सेव करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो कितने टाइम तक बने रहते हैं. बने रहते और अगर उन्होंने पकड़ लिया, ये चीज़ समझ लिया, तो अपने आप उनकी सेविंग बढ़ जाएगी. बिकॉज यू नो दैट ऑल दैट यू नीड इज, आपको सेविंग रेट आपका अच्छा हो जाएगा. एंड आप अगर लंबे अरसे तक बने रहे, तो 15% रिटर्न विल टेक यू देयर. द इंडेक्स हैज़ डन मच बेटर. जो इंडेक्स है हमारा, इससे काफ़ी बेटर रिटर्न दिया. एक्टिव फंड्स तो उससे भी बेटर किए रहेंगे, बट आई एम जस्ट सेइंग 15% पे ये रिटर्न का आउटकम है. आई थिंक हमारा माइंडसेट ऐसा भी हो जाता है ना कि अच्छा, अगर खाली 5 साल में 1 का 2 हो रहा है, वहीं पे आके रुक जाते हैं. यार 5 साल में 1 का 2 ही तो हो रहा है, क्या ही मैजिक हो गया इसमें. लेकिन वो आगे तक पहुंचता ही नहीं है कि अच्छा, अगर हम इतने, हमें तो लगता है कि हमें पैसे अभी चाहिए. 35 ईयर्स तक ऐसा लगता है कि इट्स सच अ लॉन्ग टाइम.
अब 5 साल में तो एक का दो युवा कितने ही हो जाएंगे, वो माइंडसेट आई थिंक ऐसे चलता है, वो सोच ही नहीं पाता। कि अगर आप सोचते हैं नंबर्स आउटकम पता चलता है आखिरी 5 साल में 64 या उसके बाद और 5 कर लोगे तो 128 होता है, सिर्फ 1 लाख मात्र का। तब आपके आंखें चमक जाती है कि भाई ये तो बहुत बड़ा चीज़ है जो हम मिस कर जा रहे हैं हमारे पोर्टफोलियो में, जस्ट बिकॉज वी आर इन अ हरी टू टेक अवे आवर मनी। या वी लाइक कि मुझे हमें अपना पैसा दिखना चाहिए, मेरे अकाउंट में है, मेरे यहाँ है, जब मुझे चाहिए वो मेरे को मिल जाए। तो वो उस माइंडसेट से कभी सोच ही नहीं पाता आई थिंक ह्यूमन ब्रेन। बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एटलीस्ट फॉर यंगस्टर्स ऑफ टुडे जो फाइनेंशियल प्लानिंग लिटरेसी की तरफ जा रहे हैं, टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। सो एज यू टॉकिंग। हाँ जी। यंगस्टर्स को ना दूर का नहीं दिखता है इन बिल्कुल। एज फार एज इन्वेस्टिंग इज कंसर्न। ये दूर का दिखने के लिए ये कंपाउंडिंग का चश्मा उनको पहनना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा कि बॉस कितना बड़ा इसमें मैजिक हो सकता है। समबडी हु स्टार्टिंग आउट, तो कितने म्यूचुअल फंड्स में उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए, या सॉरी एसआईपी शुरू करनी चाहिए लेट्स से? ठीक है, आई थिंक you can do a couple of funds, maybe 3, 4 5 funds should be good enough. ओके। ऐसा होना चाहिए कि आप मतलब एक पेज में अपना देख पाएँ राइट। पोर्टफोलियो। अगर बहुत सारे फंड्स ये भी अच्छा लग रहा है वो भी अच्छा लग रहा है, वो हम ऐड करते चले जाएंगे तो पोर्टफोलियो का जू बन जाता है। तो हमें अवॉइड करना चाहिए, यू शुड नॉट मेक अ जू आउट ऑफ योर पोर्टफोलियो। Maybe good, 4 5 funds should be good enough ओके। for you to create a nice portfolio, very well diversified, and that should be good enough to start. व्हेन अ पर्सन स्टार्ट्स एसआईपी तो टाइम ऐसा भी आता है कि मार्केट डिप कर जाती है, तो जब मार्केट डिप के वक्त एसआईपी अमाउंट को बढ़ाना, वुड दैट बी लाइक अ राइट स्ट्रैटेजी टू डू? अगर है तो फिर ये कब और कैसे करना चाहिए मार्केट डिप के टाइम इन्वेस्टमेंट? देखिए, एसआईपी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम एक इकट्ठे पैसे निकालते हैं एंड ओवर अ पीरियड ऑफ हम स्प्रेड करते हैं, एंड द आइडिया इज दैट वी स्लोली कीप गेटिंग मोर एंड मोर यूनिट्स, कीप एडिंग मोर एंड मोर यूनिट। आपका पोर्टफोलियो का इक्वेशन आप देखेंगे तो यूनिट्स एक तरफ रहता है, एनएवी एक, यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय एनएवी गिव्स योर पोर्टफोलियो रिटर्न। नाउ एनएवी जो है हम कंट्रोल नहीं करते हैं, यूनिट्स आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो यूनिट्स कंट्रोल करते हैं तो आप, मेरी राय में हमें हर एक इन्वेस्टर को एक यूनिट्स का एक टारगेट रखना चाहिए कि मुझे ये फंड अच्छा कर रहा है, इसमें मिनिमम मुझे इतने यूनिट्स इकट्ठा करना है। राइट। एंड इकट्ठा आपको ज़्यादा यूनिट्स कब मिलेंगे? जब मार्केट गिरेगी। कम यूनिट्स कब मिलेंगे? जब मार्केट बढ़ रही है। तो सिंपल सी बात है कि उनको ज़्यादा यूनिट्स अगर चाहिए तो मार्केट गिरने के टाइम अगर उनसे बन पड़ता है तो उन्हें अपना सिप जो है बढ़ाना चाहिए, या और ज़्यादा लमसम हो चाहे सिप हो, वो टाइम पे और इंक्रीज करना चाहिए, जिससे यूनिट्स उनको ज़्यादा मिलेगा। तो और अगर हम इसी चीज़ को ऐसे देखें कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए एसआईपी की तब आइडियल ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, और आपको क्या लगता है कि विच स्ट्रैटेजी वर्क्स द बेस्ट? आजकल वो स्टेप अप एसआईपी है, या फिर एसआईपी विद लमसम इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग डिप्स, जैसे अभी हमने बात करी, तो कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट है फॉर लॉन्ग टर्म? देखिए, आई थिंक हम बहुत टाइम स्पेंड करते हैं बेस्ट स्ट्रैटेजी या बेस्ट स्टॉक या बेस्ट फंड चूज़ करने में। आई रियली थिंक बेस्ट से ज़्यादा डूइंग द एवरेज थिंग इन अ डिसिप्लिन्ड मैनर इज़ इम्पॉर्टेंट। हम एक्सरसाइज करते हैं, समझ लीजिए बहुत सारे जन एक अभी जनवरी आ रहा है, सब जनवरी में एनुअल मेंबरशिप लेंगे जिम की, न्यू और न्यू ईयर में रेजोल्यूशन रहेगा। एनुअल मेंबर मतलब साल में एक बार जाते हैं, वैसा हो जाएगा। तो हमें ये नहीं करना है कि आप मतलब एक दिन किसी ने वर्कआउट कर लिया, 4 घंटे कर लिया, डजेंट मैटर, इंटेंसिटी मैटर नहीं करता है, कंसिस्टेंसी मैटर करता है। चाहे वो वर्कआउट हो चाहे इन्वेस्टिंग हो, आप कितने बड़े अमाउंट डालते हैं, अगर लेस मोर मनी लेस पेशेंस डज नॉट हेल्प। आई थिंक आप लेस मनी विथ मोर पेशेंस मोर डिसिप्लिन ऑलवेज हेल्प। सो जितना लंबे अरसे तक आप एसआईपी कर सकते हैं या रख सकते हैं उतनी अच्छी बात है, बिकॉज देन आप देन इससे क्या होता है, डिसिप्लिन बन जाता है। और जैसे मैंने पहले कहा इक्वेशन की, अर्न सेव एंड स्पेंड, अगर आपका सेविंग टारगेट एक हो ही जाता है ना, देन आपकी ऑटोमेटिकली सेविंग रेट बढ़ जाएगी। टॉपअप सिप कर लो, चाहे आप एसआईपी प्लस लमसम करो, दैट डज नॉट मैटर। What matters is your discipline to continue with what you started. एंड कोई टाइम पे एसआईपी ब्रेक नहीं करना है, मेकिंग श्योर दैट आपकी एसआईपी चल रही है तो चलती रहे। अगर रुक गई, टेन्योर ख़त्म हो गया तो तुरंत अगले महीने से अगला स्टार्ट करना, ये डिसिप्लिन जो है इम्पॉर्टेंट है।
बिकॉज वो नहीं शुरू करते हैं, फिर वो वापस सेविंग्स रेट कम हो जाती हैं, उसके बाद फिर कंपाउंडिंग जो है उसके हिसाब से फिर बैक करने लग जाती हैं। जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सिप्स और वो हमें कब करनी चाहिए, आइडियल क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए क्या होना चाहिए, व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम दैट यू स्टार्टेड योर एसआईपी? My first SIP was I think in the year maybe 2003. 2003. एंड अब ऐसा कभी हुआ है अभी तक, यू नो, यू हैव मिस्ड एनी ऑफ योर एसआईपी? No, I don't think it was SIP. वेल देन आई थिंक फॉर आवर व्यूअर्स ये डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है बताना, एंड वी हैव एन एग्जाम्पल ऑल्सो. 2003 एंड नाउ वी आर सिटिंग इन 2024, close to 2025 without missing an SIP. I think for people like us who are pretty young to start with, that is an inspiration to begin with. चाहे But वो I'm आई the same. थिंक I तीन think हजार in the same breath, I would say it's not the same SIP which is continuing. Some of the other SIP I would have switched or changed or whatever. या And I think those are very common things that I've also made the mistakes that an average investor has made. सीखिए वो सब कभी mistakes से हम सीखिए, नहीं. तभी तो I can reflect upon them and करेक्ट share my learnings. करेक्ट आई एग्री. अगर अब हमारा एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के लिए आइडियल डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, मतलब कितना हमें एलोकेट करना चाहिए टू लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, ये कैसे हम एनालाइज करें? देखिए, मेरा सिंपल थंब रूल रहता है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू एवरीबडी, बट अ सिंपल थंब रूल इज 40-30-20-10. 40% कैन बी बैलेंस्ड फंड्स, 30% कैन बी लार्ज कैप्स. अगर आपको सेफ्टी ज़्यादा चाहिए, आप थोड़ा रिस्क बना ज़्यादा केयर करते हैं, तो आप बैलेंस से शुरू करेंगे. सो इट स्टार्ट विद बैलेंस्ड फंड्स 40%, 30% लार्ज कैप, 20% डिवर्सिफाइड एंड 10% मिड एंड स्मॉल. अगर आप थोड़े एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, देन यू कैन leave the balanced funds aside and you can say I can be 40% large cap, राइट 30% diversified funds, 20% mid cap funds and 10% small cap funds, स्मॉल कैप. small cap or thematic funds. Well, I will have to re-look at my portfolio diversification in that scenario. हम लोग बहुत सुनते हैं, कि स्टॉक्स ओवरलैपिंग भी एक कॉमन प्रॉब्लम है. तो हम इसको अवॉइड करने के लिए कितने म्यूचुअल फंड्स सफिशिएंट होते हैं, और इसे एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है? देखिए, इसमें अगर आप ये चीज़ अच्छी तरह से कर पाते हैं, इफ़ यू आर अ सीजन्ड इन्वेस्टर, आपको इन्वेस्टमेंट के स्टाइल्स पता हैं, या फंड मैनेजर या फंड हाउसेस के इन्वेस्टिंग स्टाइल्स या फिलॉसफी पता है कि कौन वैल्यू है, कौन गार्प है, कौन ग्रोथ है, कौन कॉन्ट्रेरियन है एंड सो ऑन, देन आइडियली स्टाइल डाइवर्सिफिकेशन के लिए आप थोड़ा पैसा वैल्यू में, थोड़ा ग्रोथ में, थोड़ा गार्प में, ऐसे करके डिवर्सिफाइड स्टाइल में रखेंगे, तो आपको भी पता है कि सारे पोर्टफोलियो एक साथ ऊपर नीचे नहीं जाएंगे. जो यू विल हैव अ मच मोर डिवर्सिफाइड अप्रोच. अगर आप स्पेसिफिकली आप बहुत सीजन्ड इन्वेस्टर हैं and आपने कई साल मार्केट्स में आपने पैसे लगाए हैं, तो फिर यू कैन टेक बेट्स ऑन पर्टिकुलर स्टाइल. आपको आपका नेचर पता है कि मैं कॉन्ट्रेरियन हूँ या मैं ग्रोथ इन्वेस्टर हूँ, मुझे ग्रोथ समझ में आता है, तो फिर मैं बोलूँगा मैं सिर्फ ग्रोथ फंड मैनेजर के पास ही अपना सारा पैसा जो है ग्रोथ स्कीम्स में ही लगा दूंगा, रादर देन गेटिंग इनटू वैल्यू एंड सो ऑन. तब मुझे डाइवर्सिफिकेशन की उतनी आवश्यकता नहीं रहती है. तो इन्वेस्टर को पहले ही अपना स्टाइल समझ लेना चाहिए कि उनको कौन सा स्टाइल पसंद है, और उसके हिसाब से फिर अगर उनको नहीं समझ में आता अपना स्टाइल, तो अक्रॉस डिफरेंट स्टाइल्स आप डाल दीजिए पैसे, ताकि आपकी एक बैलेंस बनी रहे. वरना अगर आप ये कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है. आप अपने लाइकिंग या चॉइस के हिसाब से फिर आप कॉन्सेंट्रेटेड रह सकते हैं एक पर्टिकुलर स्टाइल में. अगर हमारा कोई एक ऐसा इन्वेस्टर है जो सेफ प्ले करना चाहता है और ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन की टेंशन लिए बिना फोकस्ड अप्रोच से इन्वेस्ट करना चाहता है, तो क्या उसको इस सिचुएशन में सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, अगर जैसे हमने अभी एक पैसिव फंड अभी हमने लॉन्च किया है, जिसमें सारे जो टॉप बिजनेस ग्रुप्स हैं, जो लार्ज इंडिया के टॉप 7 बिजनेस ग्रुप्स हैं, उसका ही हमने एक पैसिव इंडेक्स बना के, जिसमें टाटा, बिरला, रिलायंस है आदि ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी बिजनेस ग्रुप्स के जो बड़े स्टॉक्स हैं, उसके हिसाब से हमने एक इंडेक्स बनाया हुआ है.
which is our BSE टाटा बिजनेस ग्रुप इंडेक्स। इसमें जो है उनको सारे जो बड़े कंपनियों, बड़े जो बिजनेस ग्रुप्स और उनकी जो बड़ी कंपनियां एक साथ इकट्ठे एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो मिल जाती है। ऐसे भी देख सकते हैं। या जैसा कि आपने कहा कि अगर उनको एक्टिव फंड्स में जाना है तो एक लार्ज कैप फंड में अगर उन्होंने ले लिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उसमें ऑटोमेटिकली फिर ये सारा उनका जो डिवर्सिफिकेशन है मिल जाता है। अब अगर हम एसआईपी की बात करें तो आजकल सोशल मीडिया पे एक और बहुत पॉपुलर टर्म चल रहा है SWP, दैट इज सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो ये काफ़ी वायरल है और एक 4% विड्रॉल रूल ये भी काफ़ी फेमस है, जिसके हिसाब से अगर आप अपने कॉर्पस का 4% या उससे कम हर साल विड्रॉ करते हैं तो आपके सेविंग्स पूरा रिटायरमेंट कवर करने के लिए इनफ होता है, राइट? तो आपको क्या लगता है, क्या ये पॉसिबल है? उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरा एक ही है कि वो कॉर्पस का अमाउंट इम्पॉर्टेंट है। 4% इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट। अगर आपका कॉर्पस का अमाउंट ही छोटा है तो 4% और 6% हो, इट विल नेवर लास्ट यू। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, आपको कॉर्पस बिल्ड करना पड़ेगा। हमने अभी एक हाल ही में एक हमने कॉम्पोजिट एक SIP प्लस STP प्लस SWP एक प्रोडक्ट सिप प्राइस जिसे कहते हैं, ने किया, ताकि अगर कोई ये एक चीज़ में अगर उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ SIP प्लस SWP, STP प्लस SWP, तो उनका पूरा रिटायरमेंट का जो प्लानिंग है सब कुछ इसके अंदर ही समाया हुआ है। उनको सिर्फ ये स्टार्ट कराना है और ये एक सिप जो है ऑटोमेटिकली SIP भी कर लेगा, STP भी उनको देगा और बाद में SWP भी शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अगर मिसाल के तौर पे अगर आप 15 साल का एक SIP करते हैं इसमें, तो 16वें साल से आप समझ लीजिए, आई एम जस्ट सेइंग, आपने 10,000 का SIP किया, आपने समझ लीजिए 16वें साल से अपने 50,000 रुपये विड्रॉ करना शुरू किया, तो वो पैसा 16वें साल से करीब 21 साल तक आपका SWP चलेगा। तो आप समझ सकते हैं, वही 50,000 रुपये प्रति महीने आपको 21 साल तक वो पैसा एट 12% कैगर अर्निंग पे ये वाला पैसा चल सकता है। तो हमने ये कैलकुलेशन किया, हमें भी ताज्जुब हुआ कि ये बहुत ही मतलब मैजिकल साउंड करता है ये, बट दैट इज़ द पावर। सो क्लियरली दैट अगर इसको इंटेलिजेंटली कंबाइन करके आप अगर प्रोडक्टाइज करेंगे तो ये इसका डेफिनेटली बेनिफिट है। जैसे आपने कहा, SWP हैज़ ग्रेट बेनिफिट्स। चाहे आप स्टैंड अलोन SWP करें या आप ऐसे सिंगल पर्टिकुलर प्रोडक्ट के थ्रू आप करते हैं, इट अमाउंट्स टू द सेम थिंग। अब अगर हमने म्यूचुअल फंड्स की इतनी बात तो कर ली कि म्यूचुअल फंड्स कब करने चाहिए, लेकिन सबसे आई थिंक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अब ये भी है, म्यूचुअल फंड्स कर तो लिए बट अब एग्जिट कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए? तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से एग्जिट करने के लिए आप बताइए कि सही वक्त कब होता है, और कंसिस्टेंटली अगर कोई म्यूचुअल फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है तो उसको एग्जिट करने का डिसीजन इंसान कैसे ले? तीन ही वजह हो सकती है कोई म्यूचुअल फंड से एग्जिट करने के लिए। एक, आप जो फंड में इन्वेस्ट किया, जैसा आपने कहा कि वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, किसी वजह से आपने समय दिया उसके बावजूद वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो वो एक रीज़न हो जाता है एग्जिट करने का। दूसरा रीज़न होता है एग्जिट करने का जब आपको पैसे चाहिए, करेक्ट। विच आई डोंट थिंक यू कैन हेल्प, या अनप्लान्ड कुछ आ गया जिसकी वजह से आपको चाहिए, तो फिर देन आपको एग्जिट करना ही पड़ेगा। तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपको इससे भी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिल गया, इससे भी अच्छा एक फ़ंड मिल गया, जो जिसके प्रॉस्पेक्ट्स आपको अभी वाले फंड से बेहतर लग रहे हैं, तो आपको एग्जिट करके उसको कंसिडर करना चाहिए। यही 3 वजह हो सकते हैं मेरे हिसाब से। फिर आपने यहाँ से पैसे निकाले, आपने कहा ये वाला म्यूचुअल फंड बंद करके लेट्स स्टार्ट अनदर म्यूचुअल फंड इन दैट Correct. सिनेरियो। लेकिन अगर एक म्यूचुअल फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है, आपको दिख रहा है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो वो वाला डिसीजन कैसे ले इंसान की है यार, क्या ये बढ़ सकता है, क्या मैं इसमें छोड़ दूँ अपने पैसे या भी रहने दूँ? डिसीजन ना कोई 1 साल या 6 महीने के अंदर नहीं लेना चाहिए, 2 साल भी नहीं, इट्स नॉट इनफ गुड इनफ टाइम पीरियड टू जज। राइट। आपको इसको रीज़नेबल टाइम देना पड़ेगा। ये मैं सिंपल तरीके में अगर समझाऊँ, तो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ वेदर इट्स अ चाइल्ड और अ ड्वार्फ, राइट। बिकॉज़ 5 साल में चाइल्ड ग्रो हो जाता है, ड्वार्फ नहीं। अ, करेक्ट। और ये क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा, आपने उसको समय भी दिया और उसके बावजूद अगर अगर ग्रो नहीं कर रहा है, तब आपको देखना चाहिए कि मुझे कहीं और ये पैसे को निवेश करना चाहिए, करेक्ट। जहाँ बहुत स्पीड ग्रोथ है।
तो इसी सिनेरियो में अगर मैं देखूँ कि अगर एक एक ओवर वैल्यूड मार्केट एनवायरनमेंट या फिर करेक्शन हो रही है, तो तब क्या उसके आने के सिग्नल पे एग्जिट कर देना चाहिए म्यूचुअल फंड से? मार्केट का करेक्शन या अपॉर्चुनिटी जो आ रहा है या आने वाला है, ये तो मतलब मेरे हिसाब से दो ही जन एक्यूरेटली बता सकते हैं। वन इज गॉड, अदर इज अ लायर। करेक्शन आ रहा है क्योंकि कोई घंटी नहीं बजती है मार्केट में, कोई देर इज़ नो फायर अलार्म, देर इज़ नो वन रिंग्स अ बेल। वो आती है जब आती है, और जब घूम जाती है तब घूम जाती है बाजार। तो आई डोंट थिंक एनीवन कैन प्रेडिक्ट दिस, एंड आई रियली थिंक करेक्शन के लिए वेट करने या उसके लिए पैसे साइड में रखना इज़ अ ग्रेट थिंग टू डू। आपको अपने एसेट एलोकेशन बनाए रखना, जैसे कि आपको अगर एक, मैं हमेशा बताता हूँ कि एक कार जो है अगर 0 to 100 6 सेकंड में जाती है, और वही कार अगर ब्रेक करने के टाइम 100 to 0 लेके आने के लिए 25 सेकंड लेती है, तो फिर आप लेंगे वो गाड़ी? Course not. एक्सेलरेशन के लिए 6 सेकंड और ब्रेक के लिए 25 सेकंड, Of यू आर course not. नॉट, Of course not. बिकॉज इट बिकम द रिस्की कार। आप एक्सेलरेशन के बारे में तभी कॉन्फिडेंट रहेंगे जब आपका ब्रेक अच्छा है, एक स्ट्रांग होगा। and both have to work. Asset allocation is also exactly like that. Acceleration and brake, both have to work. आप इक्विटी में ज़्यादा निवेश कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास डेट में पैसा पड़ा हुआ है जो आपके हियर एंड नाउ इमरजेंसी एंड ऑल अदर नीड्स के लिए पड़ा हुआ है, जिसके चलते आप बोलते हैं कि ठीक है, मुझे बाकी का पैसा मैं लंबे अरसे तक डाल सकती हूँ। बट अगर आपने सारे पैसे उधर लगा दिया और मार्केट ने टैंक कर दिया, यू नेवर फील कॉन्फिडेंट। आप वापस, नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हेंस इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव दैट राइट बैलेंस बिटवीन डेट एंड इक्विटी, स्प्रेड इट अक्रॉस, मेंटेन योर एसेट एलोकेशन। जब कोई एक एसेट क्लास आपका अगर 60-40 एलोकेशन और 70-30 हो गया, यू विल हैव टू सेल दी ओवरबॉट एसेट क्लास एंड बाय दी ओवरसोल्ड एसेट क्लास, एंड वापस 60-40 में आ जाना है, या वट एवर इज़ योर एसेट एलोकेशन। ये एसेट एलोकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। So, now since we are at the end of our podcast, one last question from my side would be कि आप क्या एडवाइस दोगे टू द इन्वेस्टर्स जो अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी के अर्ली स्टेजेस पे हैं, जो अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अभी बिल्ड कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि अभी हम किस में इन्वेस्ट करें किस में नहीं, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? आई रियली थिंक देयर इज अ मैसिव अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है, एंड इन्वेस्टिंग में अच्छा करने के लिए मेरे हिसाब से पेशेंस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप मतलब पेशेंस एंड कंपाउंडिंग जो समझ जाते हैं, ये दोनों चीज़, आई थिंक उनका जो आउटकम है काफ़ी बड़ा रहता है vis-a-vis those who are impatient. तो एक कहावत, there is a saying in the market systematically moves the money from the impatient to the patient. I really think ये जो समझ जाएंगे कंपाउंडिंग कैसे काम करता है, जो इसके बारे में पेशेंट रहते हैं और समय देते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को, मेरे ख्याल से उनका जो आउटकम है वो काफ़ी, मतलब दे विल एंड अप सरप्राइजिंग देमसेल्व्स। तो मेरा एक ही एडवाइस रहेगा कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स के साथ काफ़ी पेशेंट रहना पड़ेगा, एंड यू शुड नॉट बी इन अ रश टू टेक होम योर प्रॉफिट्स एंड परफेक्ट। आई थिंक आज का ये सेशन वॉज वेरी नॉलेजेबल, एटलीस्ट मेरे लिए तो था, आई एम श्योर व्यूअर्स के लिए भी होगा। सो थैंक यू सो मच मिस्टर आनंद फॉर बीइंग हियर विद अस टुडे, एंड हमारे व्यूअर्स को इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, एक म्यूचुअल फंड्स का पूरा एक आपने उन्हें गाइड किया है कि कैसे उनको इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करनी चाहिए, से लेके उन्हें एग्जिट कैसे करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस हियर टुडे। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.